हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू प्रीमिक्स के अंदर और एमसीक्यू के अंदर आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, हम टॉपिक डिस्कस करते हैं और साथ में एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अब लास्ट क्लास के अंदर क्या हुआ था कि हमने पहले टॉपिक को डिस्कस किया, उसके बाद हमने एमसीक्यू किया, है ना। तो कुछ बच्चों का जिनको नहीं आता उनको बेनिफिट है कि चलो एटलीस्ट पहले टॉपिक पढ़ ले, उसके बाद एमसीक्यू कर ले। लेकिन कुछ स्टूडेंट है जिनको लगता है कि हमने पहले टॉपिक पढ़े हुए हैं, है ना, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं, पहले एमसीक्यू हमें मिले। तो दोनों का हल हमने निकाल दिया है। पहले आपको एमसीक्यू एक दिखाऊंगा, लेकिन आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ दिखाऊंगा। जो स्टूडेंट चाहते हैं पहले एमसीक्यू करना, उसको देख के वहां पे वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद सॉल्व कर लिए, 2 मिनट के अंदर टॉपिक एक्सप्लेन करके मैं आंसर बता दूंगा। और जो स्टूडेंट चाहते हैं पहले टॉपिक है, तो वो सीधा टॉपिक के ऊपर ही आएंगे और उसके बाद एमसीक्यू आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत से टॉपिक हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। पहले एक क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। जो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं वो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके इसका आंसर निकाल लें, उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर। दोस्तों, द हिंदू के अंदर है, हरियाणा कैबिनेट नॉट फॉर एंटी कन्वर्जन बिल। बहुत से स्टेट्स हैं ऐसी दोस्तों जो एंटी कन्वर्जन बिल के ऊपर बात कर रही है। यहाँ पे क्या है कि जी ठीक है, कोई रिलीजियस कन्वर्जन है ना। हालांकि ये बोलते नहीं हैं लव जिहाद के बारे में ज़्यादा, तो बातों में होता है, लेकिन बिल के अंदर रिटर्न कुछ यहाँ पे मिलता नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो ये कहती है कि फोर्स जो रिलीजियन कन्वर्जन है, इन्होंने बोला कि भाई हम जो मैरिज है ना, इंटर रिलीजन मैरिज, उसके ऊपर हमारा कोई इशू नहीं है, लेकिन जो फोर्स्ड कन्वर्जन जो धर्म परिवर्तन करते हैं उसके ऊपर हमने रोकना है उसको। हालांकि इसका मिसयूज होता है, जैसा कि आपको पता है, बहुत से केसेस आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे हरियाणा ने अभी इसको अप्रूव किया है, जो ड्राफ्ट है इसका। तो उसके अंदर क्या क्या है वो तो हमने स्टेट का क्योंकि जानना नहीं है ना। बेसिक आइडिया यही है कि जो कन्वर्जन है उसके ऊपर बात हुई है। यहाँ पे काफ़ी केसेस लव जिहाद के वहाँ पे रिपोर्टेड हुए। अब एंटी कन्वर्जन, अब यूपीएससी पूछती है कि एंटी कन्वर्जन जो लॉज हैं, है ना, कि अभी थे या पहले भी थे। तो जब ब्रिटिश राज था दोस्तों, उस टाइम के ऊपर भी जो क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत आए, तो बहुत से रिलीजन को लोग तो अपने रिलीजन के अंदर वो लेके गए। उस टाइम पे भी बहुत सी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने यहाँ पे जो लॉ पास किए ताकि उनका कन्वर्जन ना हो जाए, ठीक है। स्पेशली 1930-40s के अंदर बहुत से आए प्रिंसली स्टेट हेडेड बाय हिंदू रॉयल फैमिलीज जो हेड करती थी, उन्होंने यहाँ पे ले। उनके नाम है कोटा से बीकानेर, जोधपुर, तो बहुत से यहाँ पे वो आए। आपको ये ध्यान रखना है प्री के अंदर कि भाई ये बात जो है पहले से भी थी प्रिंसली स्टेट। तो यूपीएससी पहले बोलती है कि फर्स्ट टाइम जो मतलब पिछले इतने सालों में जो इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर हुआ या कुछ हुआ, तो या ऐसा पूछ सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंस से पहले कोई भी ऐसा लॉ या कुछ था नहीं, ठीक है। तो वहां पे भी थे, ये आपने बस ध्यान रखना है। किस किस के अंदर थे उसके ऊपर आपने जाना नहीं, हाँ इतना जरूर ध्यान रखना कि वहां पे आपको थोड़ा सा प्रिंसली स्टेट का आइडिया होना चाहिए। अब उसके बाद भी गवर्नमेंट ने लेके आने की कोशिश की, बट पास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सा क्रिटिसिज्म होता है, जैसे आपको पता है। पार्लियामेंट ने एंटी कन्वर्जन बिल इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। जैसे इंडियन कन्वर्जन बिल 1954 के अंदर इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे क्या था कि जो मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरी, उनको लाइसेंसिंग वगैरह की बात की गई कि भाई वो ऐसे कोई भी आता है और दूसरे धर्म का अपने में ले जाता है ना, तो वो बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लेकिन ये भी नहीं हुआ। 1960 के अंदर बात हुई, यहाँ पे भी जो हिंदूज टू नॉन इंडियन रिलीजन, यहाँ पे बात की कि जो हिंदूज को नॉन इंडियन रिलीजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको रोकने की। अब नॉन इंडियन जो रिलीजन है उसकी इन्होंने डेफिनेशन दी कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ज़ोरोस्ट्रिज्म, ठीक है दोस्तों, ये उसके अंदर आएंगे। खैर इसके ऊपर हमें जानना नहीं है, हाँ मेंस के अंदर आप कहीं कोट कर सकते हो, दैट इज ओके, ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद फ्रीडम ऑफ बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1979 के अंदर, लेकिन यहाँ पे भी पॉलिटिकल सपोर्ट इसको नहीं मिली। कहने का मतलब काफ़ी बार आया, लेकिन कब पॉलिटिकल सपोर्ट या कोई ना कोई कारण से ये पास नहीं हुआ। अब यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आपको जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा आइडिया मैं जरूर दूंगा, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत से ही बनाया हुआ है, ये सारा लक्ष्मीकांत से बनाया हुआ। मैं आपको यहाँ पे आइडिया दूंगा कोई भी अपने आर्टिकल है किस तरह से पढ़ना, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो टू दी पॉइंट, फंडामेंटल राइट के अंदर आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वो आपने ध्यान रखना है। जैसे फ्रीडम टू कंसाइज एंड प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट, है ना, कि आप प्रोपेगेट कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, है ना, कि अपना जो रिलीजन है, यहाँ पे कुछ बोला गया है, लेकिन नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन, ये बात बोली गई यहाँ पे। इसके अलावा 2 चीजें और हैं, वीरिंग एंड कैरिंग कृपान, ठीक है, ये प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन के अंदर आता है। इसके अलावा एंड हिंदूज, इस कंटेक्स्ट के अंदर सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये आपने ध्यान रखना है, जो एक्सेप्शन दी होती है। इसके अलावा इट्स सब्जेक्ट टू, आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो किस ऑर्डर के ऊपर, मतलब अगर आप कोई रिलीजन को अपना
जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट रोड है, वहाँ पे आपने वो पूरा तामझाम कर दिया, अपने रिलीजन को है ना प्रैक्टिस करने लगे, तो भाई वो तो पब्लिक ऑर्डर को खराब करेगा, है ना। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर आपको देखना है। या फिर आपने जो वुमेन है उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो वो क्या वो मोरालिटी या हेल्थ के कंटेक्स्ट के अंदर आता है, नहीं आता, कोर्ट देखेगी। तो मतलब यहाँ पे फुल फ्लेज नहीं है कि आप पूरे प्रोफेस कर दो, ठीक है। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान कर दिया, तो फिर तो वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को देखते देखते रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। आर्टिकल 26 बोलता है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये डिनोमिनेशन की बात करता है। मोटा मोटा आपने देखना है आर्टिकल 25 और 26, 25 जो इंडिविजुअल की बात करता है, और यहाँ पे कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होती है। इसके अलावा सब्जेक्ट टू आपने देखना है दोस्तों। अब ये सब्जेक्ट टू कैसे प्रिपेयर करें, देखो जितने भी आर्टिकल है यहाँ पे आपने आर्टिकल लिखा, इसका अलग से बना के जाना, और यहाँ पे लिखा कौन से ऊपर हर एक आर्टिकल किस किस के ऊपर जो वहाँ पे सब्जेक्ट टू है, रिस्ट्रिक्शन किस किस बेसिस के ऊपर लग सकती है, और बहुत सी आपको कॉमन मिलेंगी। उसके बाद आपने 2-3 बस वो याद करनी है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो उम्मीद है यूपीएससी इसके अंदर पूछेगी, बाकी तो यूपीएससी काफ़ी पूछ रही है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉ अगेंस्ट फोर्स्ड एंड फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन कुड नॉट बी क्रिएटेड एट स्टेट लेवल सिंस इट इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है द टर्म लव जिहाद इज डिफाइंड अंडर फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1979। देन करंटली देयर इज नो सेंट्रल लेजिस्लेचर रिस्ट्रिक्टिंग और रेगुलेटिंग रिलीजियस कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपको बताइए, ये भी बताइए, है ना, किसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो 2 और 3 के बारे में डिस्कस किया। अगर ये आपको आता है तो यहाँ पे अपना आंसर ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो कंटेक्स्ट है वो ये पहले ये बोला गया है कि जो न्यूज़ के अंदर क्या रहता है लव जिहाद, उसके बारे में हमने स्टेटमेंट डाली। उसके बाद सेंटर के अंदर क्या कोई लेजिस्लेशन है। थर्ड है कि सेंटर जो यूनियन है ना, और स्टेट है, उसके पास किसके पास पावर है, ठीक है। 2015 के अंदर जब बहुत से अपने जो ये बिल वगैरह आते रहे पार्लियामेंट में, लॉ मिनिस्ट्री ने ये बोला कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ये स्टेट के अंदर आता है, ड्यूटी ऑफ स्टेट। सो स्टेट कैन इनेक्ट वेयर एज यूनियन कुड नॉट इनेक्ट, ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि भाई पार्लियामेंट वगैरह तो इसको इनेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंदर है, तो बस ये इसको स्टेट ही इनेक्ट करेगी। तो आपने देखा बहुत सी स्टेट ने इनेक्ट किया। कुड नॉट बी क्रिएटेड एट स्टेट लेवल, तो यहाँ पे फिर इतना स्टेट क्यों कैसे क्रिएट करनी है, तो इसके बेस के ऊपर भी आप इस स्टेटमेंट को खत्म गलत कर सकते हो। तो उसके बाद ये कुछ लव जिहाद तो कहीं डिफाइन ही नहीं। इवन जो आपके स्टेट्स के लेवल के ऊपर भी ये आर्टिकल बोलता है कि बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं होती, सिर्फ भाषणों के अंदर ही लव जिहाद की बात होती है। तो यहाँ पे आंसर इज थर्ड ओनली। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वो स्टूडेंट देखेंगे जो पहले चाहते हैं क्वेश्चन करना। यहाँ पे पॉज करके आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अपना आंसर निकालिए। 2 मिनट के अंदर आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। वायलेंस इन कर्नाटका कॉलेजेस ओवर ड्रेस कोड। देखो दोस्तों, हर एक इंसान अलग अलग ड्रेस कोड पहनता है ना, कि भाई मान लीजिए कोई स्कूल में चला गया, अब स्कूल ने यूनिफॉर्म लगा दी, वो अपने हिसाब से पहन के जाए, तो क्या वो पहन सकता है, नहीं पहन सकता है ना। अब ऐसा नहीं है अपने हिसाब से, अगर वो बोले मेरा रिलीजन जो मुझे ये इस बात की बात करता है। लेकिन इस कंटेक्स्ट के अंदर भी हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जहाँ पे रिलीजन के अंदर एसेंशियल चीज क्या है, जैसे ट्रिपल तलाक है, क्या वो एसेंशियल पार्ट है। सो एसेंशियल पार्ट रिलीजन का क्या है। जैसे मोहाली के अंदर केस हुआ था, एक लड़का और लड़की उन्होंने किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लेनी थी, तो वो जो सिख लोग हैं उनके लिए वहाँ पे एडमिशन अलाउड थी। अब उस लड़के ने, जैसे मेरे दाढ़ी काटी हुई है, थोड़ी थोड़ी ऐसे ही काटी हुई थी, और उसने एडमिशन मांगी, तो उन्होंने दी नहीं। उन्होंने बोला कि पूरी दाढ़ी रखे हुए तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। तो वो हाई कोर्ट के अंदर चला गया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये बीएड जो है वो एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, सिख रिलीजन का, तो इसलिए आप उसके बेस के ऊपर सीधी एडमिशन नहीं ले सकते, आपकी एडमिशन गलत है। क्योंकि भाई एसेंशियल पार्ट जो है, जो उन्होंने बोला कि सिख के लिए है, तो सिख का जो एसेंशियल पार्ट है कि बीएड रखनी है आपने, तो अगर आपने वो नहीं रखी तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ड्रेस कोड, बेसिकली हिजाब की जो केस यहाँ पे आया है, ठीक है। तो जो हेड स्कार्फ है वो कुछ 6 स्टूडेंट है उन्होंने पहना था, और वो कॉलेज के अंदर उनकी एंट्री बैन कर दी। अब क्या इसको अलाउड है, नहीं अलाउड, इसके ऊपर बहुत सी जजमेंट है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, रिलीजियस फ्रीडम बताता है 25, अभी हमने पढ़ा है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब जजमेंट करती रही। मैंने आपको बताया कि पब्लिक ऑर्डर के ऊपर आप बात कर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, कोई ऐसी आपका रिलीजियस प्रैक्टिस जो है डिस्टर्ब करती है, उसके ऊपर आप जज कर सकते हो कि क्या ये अलाउड है या नहीं है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट लेके आई, इसका मतलब ये था कि जो रिलीजियस के डॉक्ट्रिन है वो क्या इन्फो बताते हैं, वो क्या जो उनके अंदर जो लिखा है उसी को माना जाएगा। मतलब ये कि इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ ना, बोला सुप्रीम कोर्ट अब रिलीजियस बुक्स के अंदर जाने लगी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस टेस्ट के ऊपर अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपका केस मिलेगा 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, आनंद मार्गा सेक्ट जो है, ठीक है, हैड नो फंडामेंटल राइट टू परफॉर्म तांडवा डांस। उन्होंने बोला उसके अंदर जो बेसिक टेक्स्ट के अंदर नहीं लिखा, तो एसेंशियल पार्ट नहीं है तो आप नहीं इसको कर सकते। 2016 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम एयरमैन इंडियन एयरफोर्स से निकाल दी थी, तो निकाल दिया, सॉरी ठीक है, निकाल दिया कि उसने बीएड रखी हुई थी। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंक्शन की सिख और यहाँ पे मुस्लिम के अंदर, तो उन्होंने बोला सिख को अलाउड है यहाँ पे बीएड एसेंशियल है तो वहाँ पे रिलीजन के अंदर, लेकिन मुस्लिम को नहीं है। हालांकि यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था क्योंकि बहुत से ऐसे एविडेंस हैं जो मुस्लिम को भी बोलते हैं कि आपने बीएड नहीं काटनी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि रिलीजियस टेक्स्ट दोनों तरह के डिवाइडेड वहाँ पे था, कुछ में नहीं था कुछ में था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका एसेंशियल टेस्ट का क्रिटिसिज्म हुआ। इसके अलावा केरला हाई कोर्ट के अंदर 2 केस गए, जिसने दोनों के अंदर केरला हाई कोर्ट ने भी अलग अलग जजमेंट दी। एक 2015 के अंदर केस गया, यहाँ पे क्या था कि जो प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम था और वहाँ पे जो सीबीएसई ने ये बोला कि जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने चेक करना भी कोई ब्लूटूथ वगैरह कुछ ना लेके आता हो, तो वहाँ पे उसके क्लोथ है लाइट हो, हाफ स्लीव हो, है ना, और बहुत ज़्यादा कुछ अपने बड़े बड़े बटन ना हो वगैरह, फ्लावर वगैरह, है ना, कई यहाँ पे टांग के ले जाते हैं, सलवार, ट्राउज़र, स्लीपर एंड शूज़, ये कुछ अलाउ, स्लीपर शूज़ वगैरह अलाउड नहीं थे। स्लीपर पहन के आओ, सॉरी शूज़ ना। अगर आपने राजस्थान का एग्ज़ाम देखोगे सिविल सर्विसेज का, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब उन्होंने बोला मिनिमम अपने कपड़े पहन के आने। यहाँ पे भी क्या हुआ कि अब क्या वो जो हेड स्कार्फ वगैरह वो पहन सकते हैं नहीं सकते, इसके ऊपर बात हुई। तो यहाँ पे हाई कोर्ट, सॉरी हाँ ठीक है, तो यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई आप ऐसा करो, सीबीएसई को बोला कि आप जिनका अब रिलीजन अलाउ करता है, वहाँ पे जो रिलीजन के हिसाब से जिन्हें प्रैक्टिस करनी है वो उसके हिसाब से पहन के आएंगे, और बाकियों को जो आप कहते हो जो वो पहन के आते हो वो पहन लो। आप क्या करो, आप नंबर ऑफ वहाँ पे जो इन्विजिलेटर वगैरह या फिर चेकिंग के लिए जो पर्सन है अलाउड है वहाँ पे, उनका नंबर इंक्रीज कर दो ताकि वो उस टाइम के ऊपर वो प्रॉपर वो चेकिंग कर पाए। तो बेसिकली उन्होंने बोला सीबीएसई को भी आप देख लो भाई रिलीजन की जो प्रैक्टिस है वो चलने दो। ठीक है, इसी तरह 2016 के अंदर केस है, वहाँ पे भी एडिशनल मेजर वही सेम लगाए। उसके अलावा फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 2018 के अंदर आया। यहाँ पे क्या था कि एक फादर था, उसके 2 बच्चे, 2 गर्ल चाइल्ड 12 और 8 साल की। ठीक है, वो भी चाहते थे हेड स्कार्फ पहने और स्कूल के अंदर जाए। ठीक है जी, लेकिन वहाँ पे उल्टा आ गया। अब जैसे नीट के एग्ज़ाम के अंदर, मतलब उस टाइम पे प्री मेडिकल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर था कि भाई ठीक है आपने जो भेजा उनको ड्यूटी लगा दी कि आप अपने रिलीजन हिसाब से कपड़े वगैरह पहनो। यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो कलेक्टिव राइट्स है, मतलब जो स्कूल के अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर जो राइट्स हैं कि सभी ने एक यूनिफॉर्म पहन के आनी है, वो टॉप पे रहेगा इंडिविजुअल राइट से। तो यहाँ पे कलेक्टिव राइट्स जो हैं वो बड़े हैं इंडिविजुअल राइट से। तो यहाँ पे कुछ खास हमें कुछ मिला ही नहीं है, तो अलग अलग जजमेंट्स हैं। तो ये सारा अभी तक इसका जो अप टू डेट है। तो क्वेश्चन वही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट इज अ डॉक्ट्रिन इवॉल्व्ड बाय कोर्ट to protect only such religious practice which were essential and integral part to religion. As per Article 25 Indian Constitution, wearing and carrying of kirpan is to be included in the profession of Sikh religion. One only, two only, both one, none of the above. ये क्वेश्चन हमने जो टॉपिक है इसके अंदर ये स्टेटमेंट तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी जो आर्टिकल था उसके अंदर भी हमने पढ़ी, यहाँ पे सेकंड के अंदर भी बात हुई, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट जो था उसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट ओनली, यूपीएससी बोलेगी टू प्रोटेक्ट ऑल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, नहीं, जो एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट है उस रिलीजन का वही प्रोटेक्ट करती है। ट्रिपल तलाक नहीं किया, ठीक है, और बहुत सी ऐसी जो केसेस हैं, जैसे मैंने आपको मोहाली वाला बताया, वहाँ पे भी प्रोटेक्शन नहीं मिली। तो एसेंशियल पार्ट जो है उसी को ऊपर प्रोटेक्शन मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है।
जल्दीबाजी में नहीं करना हमने, ठीक है दोस्तों। थर्ड ओके, तो यहाँ पे बोथ 1 और 2। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने पहले सॉल्व करना है वो यहाँ पे स्टॉप करें, अपना आंसर निकाले, अभी 2 मिनट में है। सर्व कॉल्स फॉर एप्लीकेशन अंडर एक्सिलरेट विज्ञान स्कीम। दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम है। बहुत बार क्या होता है कि भाई PhD स्टूडेंट वगैरह है ना, उनको भी इतना पोटेंशियल आगे सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो इसके लिए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया एक्सेलरेट विज्ञान। इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट है और उसके अंदर जो एक कंपोनेंट है, ठीक है दोस्तों, अभ्यास, उस प्रोग्राम के अंदर रिसेंटली जो उसके अंदर कार्यशाला एंड वृत्तिका 2 है, उसके लिए कैंडिडेट की जो अभी एप्लीकेशन मांगी है समर सीजन के लिए। अब क्या है ये, इसको समझते हैं। यहाँ एक ही स्लाइड के अंदर मैंने इस हिसाब से बनाया, क्योंकि देखो एक और बात है दोस्तों, जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आपका जो भी पढ़ा है आपने वो आपके सामने होना चाहिए। मतलब आपको वही पेज, ऐसा नहीं कि एक पेज है उसके बाद कोई और दोबारा नोट्स बना लिए, उसी नोट्स को बार बार पढ़ना है, ताकि एग्जाम के अंदर आपको वर्ड नहीं याद रहेंगे, लेकिन जब आप आंखें बंद करोगे वो आपको पेज, वो आपको वर्ड भी याद होगा, कौन से यहाँ पे नीचे लिखा है या कौन से अपना वहाँ पे पेज के ऊपर या नीचे कौन सी लाइन में कहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो सेम पेज रखने, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे एक्सेलरेट विज्ञान जो स्कीम है, इसके अंदर क्या है, साइंटिफिक रिसर्च एंड जो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हमने मैन पावर बढ़ानी है। यहाँ पे इसके 3 गोल हैं। एक तो है कंसोलिडेशन, साइंटिफिक प्रोग्राम को, है ना, जो बहुत से अलग अलग चल रहे हैं उनको कंसोलिडेट करना है। हाई एंड वर्कशॉप हमारी होगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च इंटर्नशिप, मतलब कहने का मतलब है कि स्टूडेंट जो है उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वर्कशॉप के थ्रू भी और इंटीग्रेशन के थ्रू भी। अब इसके 2 कंपोनेंट बनाए गए, एक है अभ्यास, दूसरा है समूहन। अभ्यास का मतलब क्या है कि आपको जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो पोटेंशियल PhD वगैरह स्टूडेंट है, उनके अंदर रिसर्च एंड स्किल जो है कुछ सिलेक्टेड एरिया के अंदर डेवलप करनी है। तो अब कहाँ पे डेवलप करेंगे, इसके लिए वर्कशॉप बनाई, ठीक है, हाई एंड वर्कशॉप प्रोवाइड करेंगे, कार्यशाला जिसको बोलते हैं। इसके अलावा रिसर्च इंटर्नशिप देंगे, वृत्तिका जिसको बोलते हैं। मतलब कि जो एक्सेलरेट विज्ञान है उसके 2 पार्ट हैं, अभ्यास एंड समूहन। अभ्यास के फर्दर 2 कंपोनेंट है, कार्यशाला एंड वृत्तिका। सिमिलरली समूहन का क्या है, एग्रीगेट, कंसोलिडेट करना साइंटिफिक इंटरेक्शन को। इसके लिए एटलीस्ट पहले तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए अरे यार ठीक है, अब नाम पढ़ लो, मेरे नाम नहीं लिया जा रहा है। संयोजिका जो है ना, कभी कभी होता है भाई नाम ही लिया जाए। संयोजिका जो है, अब ये कंपोनेंट है समूहन का, दूसरा कंपोनेंट है संगोष्ठी, ठीक है जी। अब जो संयोजिका है इसके अंदर क्या कैटलॉग हमने प्रिपेयर करना है, जो भी यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी, साइंस या टेक्नोलॉजी के ऊपर इंफॉर्मेशन है। देन संगोष्ठी के अंदर क्या करना है, फैसिलिटेट करना है जो कम्युनिटी है ना, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, एक दूसरे से इंटरेक्शन के लिए, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, वहां पे गलती नहीं करना। अभ्यास के 2 हैं, कार्यशाला एंड वृत्तिका। समूहन के 2 हैं, ये वाले नाम है भाई, नाम बड़े मुश्किल है, ठीक है जी, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। अब जो हमने एक ही पेज पे पढ़ा है उसी के अंदर से इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी। इट इज लॉन्च्ड बाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। It aims to boost the research and development in the country by enabling grooming PhD students. अभ्यास एंड समूहन आर कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम। अब यहाँ पे तो हमने ये अभी पढ़ा है, इसीलिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन होती है, यार अभ्यास और समूहन किसके अंदर थे, तो आपने क्या कोशिश करनी है, जब कंपोनेंट होते हैं उसको एरो डाल के लिखो, या फिर ऐसा आपको तो करना ही है, बस इसको आपने बस दिमाग में छाप लेना है बस, ठीक है दोस्तों। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। 4th क्वेश्चन है ये वाला आपकी स्क्रीन पे, जिन्होंने पहले सॉल्व करना है स्टॉप करके सॉल्व कर लो, दूसरों को अभी सॉल्व करवाते हैं। दोस्तों काफ़ी टाइम से, ये 2-3 दिन से अलग अलग न्यूज़पेपर में, अल जजीरा के अंदर भी ये आज की न्यूज़ है, ठीक है। फाइनल स्टेज ऑफ वेना टास्क, US रिस्टोर सैंक्शन वेवर ऑन ईरान, ठीक है, ये है क्या, इसके बारे में पढ़ देते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जब बनी 1950s के आसपास, अब वहाँ पे क्या था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो पीस के लिए हमने यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ यहाँ पे तक, ठीक है, पीस के लिए यूज़ करनी है। वहाँ पे फिर NPT बना, ठीक है दोस्तों, NPT बना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई। इसने ये बोला कि जो कंट्री जिसने 1967 से पहले
आई गेस 1967 ही है, ठीक है। 1967 से पहले जिसने जो अपने जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह कर लिए हैं वो न्यूक्लियर स्टेट है, बाकी नॉन न्यूक्लियर है। इंडिया ने तो उसके बाद की, इंडिया तो नॉन न्यूक्लियर रही थी इसके हिसाब से। कहने का मतलब ये था कि इससे पहले क्या है, जो परमानेंट 5 मेंबर्स है ना, वही है, ठीक है दोस्तों, यूएनएससी के अंदर। तो यहाँ पे वही 5 न्यूक्लियर इसने बोले कि यही न्यूक्लियर है। इसके अलावा जो भी ज्वाइन करेगा वो एज ए नॉन न्यूक्लियर स्टेट करेगा, तो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया इसलिए। इसके अलावा आई थिंक साउथ सूडान है, ठीक है, इंडिया है, इसके अलावा पाकिस्तान है, एंड एक और है, और एक नॉर्थ कोरिया है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने बोला कि हमने छोड़ दिया, वो बोलते कि ऐसे कैसे छोड़ दिया, वो बोलते पहले आपने इंटीमेशन देना है। उन्होंने बोला इतने साल तो हो गए भाई, अब और क्या लोरी दे तुम्हें, है ना। तो इन्होंने बोला कि हमने छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पे जो बात ये हो रही थी कि अब यहाँ पे जो एनपीटी आया तो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, तो ईरान ने कर लिया। इसके अंदर एक सेफगार्ड मैकेनिज्म है जिसके अंदर ये लिखा है कि जो भी कंट्री एनपीटी का मेंबर बनेगी, IAEA उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर निगरानी करेगी। अब ये निगरानी क्यों करनी है? निगरानी इसलिए करनी है, यहां पे पहुंचो दोस्तों, जो अपना न्यूक्लियर मटेरियल है, अगर मैं बात करूं तो यहां पे जैसे ओर है, ओर से मेनली यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235 हमारे निकलते हैं। 235 जो है हमें चाहिए, ये एनर्जी आप इसको सीधा यूज कर सकते हो। 238 जो है आपको सीधा आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पे 238 को आप सीधा नहीं यूज कर सकते, मतलब ये फर्टाइल है और ये फिजाइल है, तो आपको यूरेनियम 235 की अमाउंट बढ़ानी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ओर होती है उसके अंदर यूरेनियम 235 अराउंड 0.3 से लेके किसी किसी के अंदर 1% तक चला जाता है, तो 1% तक इसकी अमाउंट होती है, तो बहुत ही कम परसेंटेज है। अगर मैंने पावर रिएक्टर बनाना है तो मुझे कितना चाहिए? 4 to 5%, तो ये तो 0.3 से 1% था, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा? इनरिच करूंगा। इसको इनरिच कैसे करते हैं? इसको इनरिच करते हैं सेंट्रीफ्यूज से। एक सेंट्रीफ्यूज के अंदर आपने यूरेनियम 235 एंड 238 मतलब एक ओर को डाल दिया। अब इसको घुमाएंगे, क्योंकि यूरेनियम 238 हैवी है तो आउटसाइड पुश करता है, यूरेनियम 235 हम निकालते जाते हैं, ठीक है जी। कहने का मतलब है कि अगर पहले यहाँ पे यूरेनियम 235 जो था, ठीक है, प्लस जो 1% था, और यूरेनियम 238 जो था वो 99% था, ठीक है। हमने क्या किया? यूरेनियम 238 को बाहर निकालते गए, और ये टोटल था 100, अब देख गया टोटल 50। यहाँ पे यूरेनियम 235 कितना है? 1%, उतनी अमाउंट है ना, मतलब 1 ग्राम मान लो, ये 100 ग्राम मान, 99 ग्राम मान लो, तो ये 1 ग्राम ही है, और यूरेनियम 238 जो है 49 ग्राम है, बाकी हमने निकाल दिए। तो अब यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे कितनी परसेंटेज थी? 100 के अंदर 1 ग्राम 1% था, यहाँ पे कितना हो गया? ये 2% हो गया, क्योंकि ये 50 में से 1 कितना होता है? जो 100 में से 2 होगा, तो 2%। ऐसे हम इसकी परसेंटेज बढ़ाते रहते हैं। अब ईरान ने यूएस ने हेल्प की ईरान की न्यूक्लियर जो फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए। अब उसके बाद डर क्या होता है कि ऐसे सेंट्रीफ्यूज लगे होते हैं, ईरान के अंदर भी लगे थे, तो एनपीटी का मेंबर था, एनपीटी ने बोला कि भाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वहां पे देखेगी कि कोई कंट्री इसको सेंट्रीफ्यूज को बहुत ज्यादा लगा के उसको एनरिच तो नहीं कर रही ज्यादा। अगर मान लीजिए उसने 4 से 5% बोला न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए वगैरह है, चलो ठीक है, रिसर्च रिएक्टर के लिए 20% तक पहुंच गया, अगर और एनरिच करता गया 90% तक पहुंच गया तो उसका न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह वो बना सकता है। तो ईरान, क्योंकि एनपीटी इसने वहां पे की थी, तो यहाँ पे ये उसकी इनरिचमेंट बढ़ाता गया। अब पता चल गया, तो उसके बाद जो कंट्रीज हैं जैसे यूएस वगैरह, उन्होंने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। उन्होंने बोला कि भाई जो ईरान से डील करेगा, है ना, कोई ट्रेड करेगा, वो सारा हम उससे नहीं बात करेंगे और उससे हम अपना नाता वगैरह सब तोड़ लेंगे, क्योंकि ईरान ने इसको अवॉइड किया। तो ईरान की इकॉनमी गिरने लगी। उसके बाद 2015 के बाद इनको थोड़ा तरस आया, ठीक है। इन्होंने जो P5+1 है, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, जर्मनी, इन्होंने ईरान के साथ डील की, एक बनाया, उसको बोलते हैं JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया। इन्होंने ईरान को बोला कि जो तेरी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां पे तूने बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज रखे हैं, उसको डिसमेंटल कर। उसके बाद क्या होगा, तेरे साथ जो ट्रेड वगैरह वो अलाउड है, ठीक है, कंट्री ट्रेड कर सकती है। अब ये रेटिफाई नहीं हुआ वहां पे, ठीक है, न्यूक्लियर डील ओबामा के टाइम पे, लेकिन ओबामा ने फिर भी इसको चलाता रहा। ट्रंप आया, उसने सुबह उठा, कहता ये जो रबिश है, हॉरिबल है, उसने फिर दोबारा सैंक्शन लगा दिए। अब क्या हुआ?
पहले क्या था, P5+1 ने वहाँ पे उसको ट्रेड के लिए अलाउ किया, सैंक्शन हटाए, ठीक है। उसके बाद ट्रंप आया, ट्रंप ने फिर सैंक्शन लगा दिया, है ना, यूनिलेटरली उसने बोला सैंक्शन लगा रहा है, कोई डॉलर के अंदर इसके ट्रेड नहीं करेगा। अब बाकी कंट्री जो है जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूके, E3, इनको लगा यार ये तो हमसे पूछे नहीं ट्रंप ने, है ना, तो इन्होंने बोला कि ईरान को कि कोई बात नहीं, हम डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, हम तेरे साथ एक नया सिस्टम सेटअप करते हैं, इंस्टेक्स सिस्टम, कि मतलब आप सीधे बार्टर सिस्टम वगैरह ट्रेड कर लेंगे, मतलब डॉलर को साइड पे कर देंगे। अब ईरान खुश हो गया कि भाई चलो ठीक है ना। बट क्या हुआ कि उसके बाद ये मटीरियलाइज नहीं हुआ, ईरान को गुस्सा चढ़ गया। ईरान कहता है भाई ये तो बात गलत है। ईरान ने जो पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस बना ली। ईरान ने बोला जो JCPOA के अंदर आपने बोला था कि इतनी रिस्ट्रिक्शन करनी, अब नहीं मैं करता, मैं एनरिचमेंट करता जाऊंगा। उसके बाद अब जाके यहाँ पे थोड़ी सी दोबारा यहाँ पे वेवर जो है वो सैंक्शन से हटने वाले हैं और ईरान मानने को तैयार है, ऐसा न्यूज़पेपर बोलते हैं। हालांकि पब्लिक ओपिनियन से वगैरह और कुछ दिन लगेंगे, आज का जो न्यूज़पेपर ये बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ें याद, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी NPT, हमने इसके बारे में अलग अलग पढ़ा भी है डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा जो A to Z है वो स्टोरी मैंने आपको बता दी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जहाँ पे ईरान, फोडो, नातांज, अरक, यहाँ पे ये आपको साइट याद करनी है जो वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसी जो सऊदी अरेबिया के अंदर है, बुकायक है, खुरासिस है, जो रिफाइनरीज थी जिसके ऊपर अटैक हुआ था, ये भी न्यूज़ में थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन उसी के ऊपर। अरग, फोर्डो, नतंज न्यूक्लियर साइट्स हैं, कासम, फजर, ग्रेड ऑयल रिफाइनरीज हैं, अकैक, खुरासिस मिसाइल सिस्टम है। 1 ओनली, 2 and 3, 3, 1 and 3। तो यहाँ पे आपने मैच करना है। अब देखो, हो सकता है UPSC सीधे पूछे रिसेंटली जो अरग, फोर्डो, नातन जो न्यूज़ में थी ये क्या है, 4 ऑप्शन आपको आगे, मतलब एक क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है अलग से, एक इसके। लेकिन हमने क्या करना है, हमने UPSC का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसलिए तीनों का यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप गलत नहीं करोगे, तो आंसर इज 1 ओनली, ठीक है दोस्तों। अकीब, खुरासिस जो है देयर ऑयल रिफाइनरीज, कासम, फजर, ग्रेड देयर मिसाइल सिस्टम। जब जो हमास और इजराइल वाला जो केस हुआ था उसके अंदर जो मिसाइल यूज़ की गई थी उसका ये नाम है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो इसकी रेंज भी है, लेकिन रेंज हमने याद नहीं करनी। जो इंपॉर्टेंट नाम है कासम, फजर एंड ग्रेड, ये आपने याद रखना है, मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है। 5th क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, जिन्होंने पहले सॉल्व करना है स्टॉप करके सॉल्व करो, 2 मिनट में इसका आंसर आएगा। ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है जी, यहाँ पे भी अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर है, तो इतनी कटिंग बहुत है। ग्रीन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड आपने एक पेपर है जिसके ऊपर वो आप खरीदते हो, तो आपको नॉर्मली इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर, ठीक है जी, इंटरेस्ट मिलता है, तो बेनिफिट होता है। कुछ होता है जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है जी, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। आपको जैसे 100 रुपीज़, 100 तो बहुत कम बोल दिया एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ का है तो आपने 70s का खरीदा है, आपको 100 मिल जाएगा, ठीक है। जो 100 रुपीज़ है आपने फेस वैल्यू से लो खरीदा उसको, ठीक है। अब रीपरचेज आप किसके ऊपर करोगे? फेस वैल्यू के ऊपर करोगे, जीरो कूपन बॉन्ड। इसके अलावा सॉवरन बॉन्ड क्या होता है? सॉवरन जो गवर्नमेंट इशू करती है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी रिलायबिलिटी होती है कि भाई पैसा अपना डूबेगा नहीं। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जिससे पैसा जो आएगा वो आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाओगे जो आपका क्लाइमेट चेंज से लेके ना, जो उसको मतलब पोल्यूशन वगैरह नहीं करेगा, जो ग्रीन सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच के अंदर यही बोला कि भाई हम इसको लेके आ रहे हैं। यहाँ पे इशू कौन कर सकता है? इन्होंने बोला कंपनीज, कंट्रीज, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कर सकती हैं, रुपी डिनोमिनेटेड पेपर होंगे, ठीक है जी, और पब्लिक सेक्टर वगैरह के अंदर हम इसको लगाएंगे। हालांकि डिटेल पूरी इसके अंदर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि रुपी डिनोमिनेटेड कौन से हैं? सॉवरन बॉन्ड, महाराजा बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, इनमें से कौन सा है? 1 and 2, 2, 3 ऑल ऑफ द अबव, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अपना आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही हैं। महाराजा जो मसाला बॉन्ड है ये भी इंटरनेशनल जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है ना, IFC, इसने वहाँ पे लॉन्च किया था बाहर। इसके अलावा उसके बाद गवर्नमेंट ने जो मतलब ये क्या है, रुपी डिनोमिनेटेड है, ठीक है जी, एंड ऑफशोर है, ठीक है जी, इंडिया से बाहर ये रिलीज हुआ। इसके अलावा यहाँ पे उसके बाद RBI ने लॉ किया, NHAI उसने भी इसको इशू किया, देन केरला गवर्नमेंट इसने भी इशू किया, ठीक है जी, मसाला बॉन्ड। हालांकि मसाला से ऐसा मतलब नहीं है कि मसाला के नाम से ये फेमस है, मतलब भी मसालों के जो प्राइस है उसके ऊपर नहीं। यहाँ पे मसाला इसलिए नाम है कि थोड़ा सा इंडिया जो स्पाइसेस कल्चर के लिए जाना जाता है उसको प्रमोट करने के लिए नाम रखा गया। इसके अलावा महाराजा बॉन्ड है, ठीक है दोस्तों, ये ऑनशोर बॉन्ड है, ठीक है जी, और
ये भी रुपी डिनोमिनेटेड है। ऑनशोर मतलब इंडिया के अंदर, विद इन इंडिया इसको लॉन्च किया जाता है, और वो ऑफशोर है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, रुपी डिनोमिनेटेड है, इसकी इन्फॉर्मेशन बाकी जो आएगी वो हम देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो आपने तीनों के बारे में जाननी है। सो इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे कोर्स से चल रहे हैं टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, इसके अलावा तीनों का कॉम्बो उसके ऊपर है ना, और उसके अलावा जो जीएस क्रैश कोर्स एंड कंप्लीट करंट अफेयर, तो ये 4 कोर्सेज हैं। अगर आपका मन है तो ज्वाइन करो, अदरवाइज अपने यूट्यूब पे हमें देखते रहो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।